Now we will start with reheat gas turbine cycle. Now the normal gas turbine cycle is like there are two iso isentropic processes and two isobaric process, और उसकी एक एफिशिएंसी निकलती है। और कल हमने ये बात की थी कि उसकी एफिशिएंसी जो है वो प्रेशर रेशियो के टर्म्स में कैसे निकाल सकते हैं, वो सारी बातें हमने कल की थी। अब हमने ये भी बात की थी कि हमें उस एफिशिएंसी को इम्प्रूव अगर करना है, जो कल हमने ये बात की थी कि हमारी गैस पावर साइकिल नॉर्मल गैस पावर साइकिल ये है, और इसकी एफिशिएंसी हमने कल डिराइव की थी, और हमारी जो एफिशिएंसी कल डिराइव होकर के निकल के आई थी वो कुछ इस तरीके से आई थी। दीज आर द एफिशिएंसीज जो आर के टर्म्स में है, जो T1 और T2 के टर्म्स में है, जो खाली टेम्परेचर्स के टर्म्स में है और एंथैल्पी के टर्म्स में है। और फिर हमने कल ये बात की थी कि हम जो है इम्प्रूवमेंट इन गैस पावर साइकिल्स देखेंगे। और इम्प्रूवमेंट में क्या होता है कि इम्प्रूवमेंट क्यों किया जाता है? इम्प्रूवमेंट इसलिए किया जाता है ताकि हम अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर पाए, किसी भी प्रोसेस को इम्प्रूव कर पाए। तो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए तीन प्रोसेसेस होते हैं: रीहीट गैस टरबाइन साइकिल, गैस टरबाइन साइकिल विद इंटरकूलिंग एंड रीजनरेटिव गैस टरबाइन साइकिल। इन तीनों में जो फर्स्ट वाला है आज हम टेकअप करेंगे अलोंग विद द क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस इज रीहीट गैस टरबाइन साइकिल। इसको लिख लीजिए। why reheat gas turbine cycle is been introduced or why this modification is done। तो इसमें होता यह है कि इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द वर्क आउटपुट मैक्सिमाइज हो जाता है, और जैसे ही वर्क आउटपुट मैक्सिमाइज होगा, आपको पता है एफिशिएंसी में भी इंप्रूवमेंट आता है। तो अब ये जो साइकिल है, ये जो प्रोसेस है, ये जो पूरी साइकिल में मॉडिफिकेशन वो क्या है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हम ये जानते हैं कि हमारी जो एयर आएगी वो कंप्रेसर में आएगी, और ये कंप्रेसर से एक शाफ्ट निकलता है जो जाकर के टरबाइन से भी अटैच होता है आगे जाकर के। तो मैं इसको सीधे ऐसे ही बना ले रहा हूँ। सो कंप्रेसर में जो एयर आती है उसको हम क्या करते हैं, कंप्रेस करके कंबशन चेंबर में भेजते हैं। कंबशन चेंबर में भेजते हैं। कंबशन चेंबर में क्या होता है, फ्यूल इंजेक्ट होता है। फ्यूल इंजेक्ट होता है, और इस फ्यूल की वजह से क्या होता है, बर्निंग होती है। बर्निंग होने की वजह से क्या होता है, सडनली प्रेशर बढ़ जाता है। और इस प्रेशर को हम, प्रेशर बढ़ जाता है, एंथैल्पी बढ़ जाती है, और इस प्रेशर को हम जो है वो नॉर्मल सिचुएशन में टरबाइन में एग्जॉस्ट कराते हैं, उसकी एंथैल्पी ड्रॉप कराते हैं और वर्क आउटपुट लेते हैं। बट रीहीट साइकिल में हम क्या करते हैं, सिंगल टरबाइन नहीं यूज करेंगे, हम दो टरबाइन यूज करते हैं। तो पहली टरबाइन में, यानी यहां से जब कंप्रेसर से निकला, कंबशन चेंबर में गया, कंबशन चेंबर से निकल करके ये जो मेरी बर्न गैसेस हैं वो सबसे पहले जाती हैं एचपी टरबाइन में। यानी एचपी टरबाइन स्टैंड्स फॉर, एचपीटी स्टैंड्स फॉर हाई प्रेशर टरबाइन। कुछ हाई प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंशन होता है, और इस एक्सपेंशन के बाद फिर वापस ये जो बर्न गैसेस हैं वो दोबारा रीहीट के लिए रीहीट कंबशन चेंबर में चली जाती है, यानी दोबारा रीहीट होती हैं। और यहां पे भी फ्यूल को इंजेक्ट कराया जाता है, दोबारा ये बर्न होती हैं, और जब ये बर्न होती हैं तो फिर से इसकी एंथैल्पी में इंक्रीमेंट आता है, और ये इंक्रीज जो एंथैल्पी है, इंक्रीज एंथैल्पी के साथ गैस वापस जो है वो टरबाइन में एंटर करती है। बट इस टाइम जो टरबाइन में एंटर करती है, इस टरबाइन को हम बोलते हैं एलपीटी। एलपीटी 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 स्टैंड्स फॉर, एलपीटी स्टैंड्स फॉर, यहां लिख देते हैं, एलपीटी स्टैंड्स फॉर लो प्रेशर टरबाइन। तो लो प्रेशर टरबाइन में जाती है, और फिर इस लो प्रेशर टरबाइन से जो एग्जॉस्ट निकलता है फॉर अ क्लोज साइकिल, ये हीट एक्सचेंजर में चला जाता है, कूलिंग के लिए चला जाता है। और अगर ओपन साइकिल है तो सीधे ये एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाता है। तो अगर हम क्लोज साइकिल की बात करेंगे तो ये हीट एक्सचेंजर में चला जाएगा,
और वापस हीट एक्सचेंजर से ठंडा होकर के कंप्रेसर में चला जाएगा। ये होता है कंप्रेसर। वापस ठंडा होकर के कंप्रेसर में चला जाएगा। तो मान लेते हैं कि मेरा कंप्रेसर इनपुट जो है वो 1 पे है, कंप्रेसर आउटपुट जो है वो 2 पे है। फिर कंप्रेसर आउटपुट के बाद जो कंबशन चेंबर से आउटपुट निकला वो 3 पे आया। कंबशन चेंबर से जो आउटपुट निकला वो एचपी टरबाइन में जाएगा। एचपी टरबाइन से जो आउटपुट निकलेगा वो वापस 4 पॉइंट पे है और वो रीहीट कंबशन चेंबर पे जाएगा। तो आरसीसी जो हो जाएगा, आरसीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा रीहीट कंबशन chamber, whereas CC means combustion chamber. रीहीट कंबशन चेंबर से एट 0.5 बाहर निकलेगा और 0.5 ही इनलेट हो जाएगा लो प्रेशर टरबाइन का। लो प्रेशर टरबाइन से जो एग्जिट होगी वो 0.6 पे। ये पॉइंट्स अलग अलग मैंने पूरी साइकिल में इसलिए बनाया क्योंकि हमें अब इसी के अगेंस्ट, इसी साइकिल के अगेंस्ट, इसी सिमेट्रिक डायग्राम के अगेंस्ट हमें इसका टीएस ग्राफ भी प्लॉट करना है। अब टीएस ग्राफ में ओरिजिनल साइकिल से क्या अंतर आता है ये समझने वाली बात है। सो नाउ वी विल बी प्लॉटिंग टीएस ग्राफ ऑफ रीहीट गैस टरबाइन साइकिल। गैस पावर साइकिल बोल सकते हैं, गैस टरबाइन साइकिल बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो टीएस डायग्राम है। टीएस डायग्राम प्लॉट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पे हम इसकी वर्क डन और एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। सो क्या होगा, आप ये समझते हैं कि कंप्रेसर है, तो कंप्रेसर जो है वो एक प्रेशर जनरेट करेगा, तो हायर प्रेशर है जिस पर कंबशन चेंबर में जाएगा, और दूसरा प्रेशर होगा जो एग्जॉस्ट के बाद टरबाइन से बाहर निकल करके आ रहा है। एग्जॉस्ट के बाद टरबाइन से बाहर निकल करके आ रहा है जिस प्रेशर पे हमारा बर्न गैसेस या फ्लू गैसेस, वो दूसरा प्रेशर होगा। तो बेसिकली ये दो प्रेशर है, बट इसमें एक चीज और हो रही है कि इंटरमीडिएट प्रेशर भी आता है, वो अभी हम बाद में देखते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस, इन फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 compressor is compressing the air from pressure 1 to pressure 2. So if we can take point 1 which is pressure 1 P1, and by compressor this is been compressed isentropically to 0.2. So this is isentropic compression from 1 to 2. Then from 1 to 2 isentropic compression हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2 to 3 हमारा हीट एडिशन हुआ। हमारा हीट एडिशन कहाँ हुआ, कंबशन चेंबर में हुआ। तो 2 to 3 हमारा हीट एडिशन हो गया कंबशन चेंबर में। सो 2 to 3 हमारा हीट कंबशन चेंबर में एडिशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, 3 to 4 मेरा एक्सपेंशन होता है एचपी टरबाइन में, और ये 4 जो है एग्जैक्टली 6 के बराबर नहीं होगा, यानी प्रेशर जो है पूरा ड्रॉप नहीं हुआ है। तो एक इंटरमीडिएट प्रेशर तक मेरा एक्सपेंशन होगा और उसके बाद फिर रीहीट हो जाएगा और फिर कंप्लीट एक्सपेंशन होगा। तो इंटरमीडिएट जो हमारा प्रेशर होगा, हम मान लेते हैं हमारा इंटरमीडिएट प्रेशर जो है वो कुछ बीच में, और क्योंकि ये प्रेशर P1 है जिससे हमारा कंप्रेसर में इनलेट हुआ है, प्रेशर P2 है जो हमारे बॉयलर में या कंबशन चेंबर में इंटर हो रहा है, तो हम मान लेते हैं कि मेरा जो इंटरमीडिएट प्रेशर है वो P है, या P इंटरमीडिएट के लिए PI मान लेते हैं, P इंटरमीडिएट। अब क्या हुआ, टरबाइन यानी एचपी टरबाइन में एक्सपेंशन होगा अप टिल 0.4, एचपी टरबाइन में एक्सपेंशन होगा 3 to 4 एचपी टरबाइन में एक्सपेंशन होगा, यानी कुछ वर्क ऑब्टेन एचपी टरबाइन में हो जाएगा। और उसके बाद ये अगेन जो है वो रीहीटिंग के लिए रीहीट कंबशन चेंबर में चला जाएगा। तो रीहीटिंग के लिए जो रीहीट कंबशन चेंबर में जाएगा, इस समय इसका प्रेशर जो होगा वो इंटरमीडिएट प्रेशर के बराबर। तो रीहीटिंग में क्या होगा, 4 से 5 तक रीहीट हो रहा है,
यानी मेरा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो ये टेम्परेचर एक्सिस है, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। और कहां तक इंक्रीज करेगा? ये तब तक इंक्रीज करेगा जब तक आइडियल सिचुएशन में ये टेम्परेचर T3 के बराबर ना आ जाए। So 0.5 तक. So in ideal situation, T3 is always equal to T5. Until unless there is nothing given into the question, we will assume that reheating is done till T3 so that the original temperature at P2 is, जो हमारा original temperature P2 पे था वो अचीव हो जाए। अब क्या हुआ? अब हम रीहीट चैम्बर से, यानी यहां से लेकर 4 से लेकर के 5 तक मेरा रीहीट कंबशन चैम्बर था। अब हम इससे निकल करके 5 से 6 तक हम जाएंगे वापस एलपी टरबाइन में एक्सपेंशन के लिए, वापस एलपी टरबाइन में एक्सपेंशन के लिए। तो एलपी टरबाइन में एक्सपेंशन होगा कहां से कहां तक होगा? 5 से 6 तक, 5 से 6 तक। तो दिस इज 0.6 एंड देन फ्रॉम 6 to 1 अगेन दिस विल गो इनटू हीट एक्सचेंजर टू बी कूल डाउन। सो टेम्परेचर 6 से टेम्परेचर 1 तक इसकी कूलिंग होगी और फिर वो कंप्रेसर में वापस जो है वो फीड कर दिया जाएगा। इस तरीके से हमारे पास जो नया साइकिल निकल के आएगी, दिस विल बी न्यू साइकिल। This cycle is called reheat gas turbine cycle और gas power cycle। इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें दो टर्म्स, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। जब भी रीहीटिंग होगी ये T3 और T5 आइडियल सिचुएशन में सेम हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि अब हमें पता कैसे चलेगा कि मेरा इंटरमीडिएट प्रेशर कितना होगा? तो इंटरमीडिएट प्रेशर आइडियल सिचुएशन में रूट ऑफ P1 एंड द हायर प्रेशर P2 का प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी P1 इंटू P2 का अगर रूट करेंगे तो आपको इंटरमीडिएट प्रेशर मिल जाता है। अब हमारे पास हमारी साइकिल अवेलेबल है। लेट अस डू द वर्क डन। सो अब हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन। तो हमारे पास वर्क डन कौन सा होगा? हमारे पास टोटल वर्क डन होगा नेट वर्क डन, W net. So W net can be written as work done by the turbine plus work done by the pump. W net can be written as work done by the turbine plus work done by the pump. Work done by the turbine क्या होगा? देखिए ये मेरा यहां से लेकर के यहां तक HPT था और यहां से लेकर के यहां तक LPT था। तो वर्क डन बाय द टरबाइन अगर मुझे निकालना होगा, वर्क डन बाय द टरबाइन अगर मुझे निकालना होगा तो इट विल हो M mass of the fluid, mass of the gases or the burnt gases circulating into the process into from the HP turbine H3 minus H4 plus ये मैंने M कॉमन निकाल लिया है प्लस H5 minus H6. This is work done in the by the turbine. Then sorry यहाँ पे ओके अगर मैं इसको प्लस लेता हूं तो मुझे वर्कडन का नेगेटिव वर्कडन लेना पड़ेगा पंप का, और अदरवाइज मैं नेट वर्कडन को वर्कडन बाय द टरबाइन माइनस वर्कडन बाय द पंप भी लिख सकता हूं। तो वर्कडन बाय द पंप क्या हो जाएगा? वर्कडन बाय द पंप हो जाएगा M। पंप कहां से कहां तक काम कर रहा है? पंप यहां से यहां तक काम कर रहा है। सो दिस विल बी M H2 minus H1। तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा हमारे पास? नेट वर्क डन हो जाएगा W net विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय द टरबाइन। M कॉमन निकाल लिया, पूरे में से M कॉमन निकाल लिया। वर्क डन बाय द टरबाइन क्या हो गया? H3 minus H4 प्लस H5 minus H6 और माइनस वर्क डन बाय द पंप, इसका भी M बाहर कॉमन निकल आया है। तो वर्क डन बाय द पंप क्या हो जाएगा? H2 minus H1. So this will be my net work done by the cycle. ये हमारा नेट वर्क डन है हमारे साइकिल के द्वारा। अब
वर्क डन निकल आया। अब अगर हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, अगर हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? एफिशिएंसी इज नेट वर्क डन which is work done by the turbine minus work done by the pump divided by Q input, heat input। अब ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हीट इनपुट कहाँ है? अगर आप इस साइकिल में देखेंगे तो हीट इनपुट जो है वो दो जगह हो रही है। कहाँ कहाँ हो रहा है हीट इनपुट? एक हीट इनपुट हो रहा है फ्रॉम 2 to 3। एक तो हीट इनपुट हो रहा है क्यू इन, हीट इनपुट हो रहा है कंबस्शन चेंबर में। और दूसरा हीट इनपुट कहाँ हो रहा है? दूसरा हीट इनपुट यहां हो रहा है। दिस इज रीहीट कंबस्शन चेंबर फ्रॉम 4 to 5। तो रीहीट इनपुट जो है, अगर आप साइकिल ध्यान से देखें तो हीट इनपुट दो जगह हो रहा है। एक आपका कंबस्शन चेंबर में हो रहा है और एक आपका रीहीट कंबस्शन चेंबर में। दोनों ही जगह फ्यूल बर्न होकर के हीट इनपुट होता है। तो टोटल हीट इनपुट इन द टरबाइन क्या हो जाएगा? तो अगर मुझे क्यू इन निकालना है तो क्यू इन कैसे निकालेंगे? क्यू इन विल बी इक्वल टू m mass of the gases पहला हीट इनपुट कहाँ हुआ? पहला हीट इनपुट हुआ हमारा कंबशन चेंबर में, तो क्या हो जाएगा? H3 minus H2। सो दिस इज H3 minus H2 प्लस दूसरा हीट इनपुट कहाँ हुआ? हमारा रीहीट कंबशन चेंबर में, सो दिस इज H5 minus H4। सो प्लस H5 minus H4। नाउ वी हैव हीट इनपुट विद अस। अगर हमारे पास अब हीट इनपुट भी है तो हम एफिशिएंसी बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी हो जाएगी m नेट वर्क इनपुट। नेट वर्क इनपुट क्या था? वर्क डन बाय द टरबाइन माइनस वर्क डन बाय द पंप, व्हिच कैन बी रिटन एज H3 minus H4 plus H5 minus H6 minus H2 minus H1 whole divided by m H3 heat input H3 minus H2 plus H5 minus H4। Now this will be our efficiency for the reheat cycle of gas power plant। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इस पूरे H को, now all the H can be written as, all delta H can be written as Cp delta T is delta H। That means if I have to write H1 minus H2, so H1 minus H2 can be also written as Cp T1 minus T2। अगर मैं इसको टेम्परेचर के टर्म्स में लिखूं तो ये पूरी जगह पे जहां जहां H आया है वहां पे टेम्परेचर आ जाएगा। मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो ये जो सीपी कॉमन निकालेंगे, ये सीपी ऊपर नीचे कट जाएगा। मगर अगर आप वर्क डन निकाल रहे हैं या फिर आप हीट इनपुट निकाल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए एफिशिएंसी क्या हो। सो एफिशिएंसी ऑफ एयर, ठीक है, सॉरी, सीपी ऑफ एयर कैन बी टेकन एज air, and this air has to be at higher temperature. So Cp of air can be taken as 1.005 kilojoules per kg Kelvin। ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। यानी Cp ऑफ एयर जो है वो 1.005 किलो जूल्स पर केजी केल्विन होती है। और सीपी अगर पता है तो आपको, और गामा पता है, now gamma for air is 1.4। तो Cp minus Cp upon Cv क्या हो जाता है?
गामा होता है तो आप सीवी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर सीपी और सीपी और गामा पता है। तो आपको बेसिकली याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि सीपी ऑफ एयर कैन बी टेकन एज 1.005 kilojoules per kg Kelvin, and this is how the efficiency of reheat cycle can be calculated. Now, क्योंकि हमारे पास दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस हैं, हमारे पास दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं इस पूरी साइकिल में, एक ये होगा और एक एक्सपेंशन होगा टरबाइन में। हमारे पास आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहाँ मिलेंगे हमको, एक ये मिलेगा हमारा कंप्रेशन प्रोसेस, और ये जो दो टरबाइन में हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कैन बी रिटन एज पीवी रेस्ट पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और P1 upon P2 upon P1 can also be written as T2 upon T1 whole gamma upon gamma minus 1, और इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशंस या ये रिलेशंस जो है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करें। ठीक है, तो ये रहा आज का रीहीट साइकिल का डेरिवेशन। इससे ज्यादा आपको रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए हम इससे आसान नहीं जा रहे हैं। बिफोर मूविंग फर्दर ऑन टू इंटरकूलिंग गैस टरबाइन साइकिल विद इंटरकूलिंग, वी विल डू अ न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरा इसको ध्यान से कीजिए। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको वीडियो तो सेंड ही करूँ। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? Now we will start with the numerical portion so that we complete the numerical portion in time. So write down the numerical, and I will be giving this numerical in your assignment also. So please write down the numerical. इसको अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ से numerical लिख लीजिए। लिखिए numerical note कीजिए। In a gas turbine plant, working on Brayton cycle, the air inlet is at 27 degrees Celsius and 0.1 megapascal and 0.1 megapascal. The pressure ratio is 6.25. Now what is pressure ratio? अभी हमने बात की। Now P2 upon P1, the same P2 upon P1 is also known as pressure ratio. So इस रेशियो को वो बता रहा है कि the ratio of pressure is 6.25 and maximum temperature is 800 degrees Celsius. The turbine and compressor have efficiencies. 80% each. Find the compressor work, turbine work, heat supplied, cycle efficiency, and turbine exhaust temperature. So फिर से repeat करना। Find the compressor work, turbine work, heat supplied, cycle efficiency, and turbine exhaust temperature. Full stop. Mass flow of air may be considered as 1 kg. Draw TS diagram.
ड्रॉ टीएस डायग्राम। ठीक है, okay, now we will start with this. We will start with drawing TS diagram and we will explain and then we will move on. अगर ये सेशन खत्म हो जाता है तो we will hop on to the next session and then we will continue, but we will complete this numerical because this is a numeric important numerical. Now what will be the TS diagram? So TS diagram will be the same as that of Brayton cycle. So let us draw first the TS diagram. टीएस डायग्राम में क्या होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुआ कंप्रेसर में 1 to 2 तक, फिर क्या हो गया, हीट एडिशन हुआ आइसोबारिक हीट एडिशन हो गया, उसके बाद 3 तक आइसोबारिक हीट एडिशन हुआ, फिर 3 से 4 तक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुआ, 3 से 4 तक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हुआ एंड वापस कूलिंग हो जाती है। And this is ideal Brayton cycle. आइडियल ब्रेटन साइकिल, क्यों हम इसको आइडियल ब्रेटन साइकिल बोल रहे हैं? बिकॉज सारे जो मेरे प्रोसेसेस हैं वो रिवर्सिबल हैं। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है जिसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस है जिसमें हीट इनपुट हो रही है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है जिसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें एक्सपेंशन हो रहा है टरबाइन में, और रिवर्सिबल हीट एग्जिट हो रही है, आउट हो रही है, रिजेक्ट हो रही है इन आइसोबारिक। बट एक्चुअल में सब कुछ आइडियल नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस नहीं परफॉर्म किए जाते हैं। एक्चुअल में होगा ये कि मेरा जो पंप में कंप्रेशन हो रहा होगा वो कुछ इस तरीके से होगा 2 प्राइम तक, ये रियल कंप्रेशन है, और टरबाइन में एक्सपेंशन हो रहा होगा कुछ इस तरीके से 4 प्राइम तक, ये रियल एक्सपेंशन है। क्यों? क्योंकि आइसेंट्रोपिक में हम ये मानते हैं कि मेरे पंप में कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई विस्कोसिटी लॉस नहीं है, और टरबाइन में भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई विस्कोसिटी लॉस नहीं है, जबकि देयर ऑलवेज एग्जिस्ट सम फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी लॉस इन टरबाइन। और इसी वजह से इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन एंड एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर इज 80%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज जो है हमने उस समय भी बात की थी जब हम आपको रैंकाइन साइकिल के मॉडिफिकेशन बता रहे। ठीक है, सो ये बात हमारी तब भी हुई थी। अब इस पूरे क्वेश्चन में एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, इसका मतलब क्या होता है ये हम समझ लेते हैं, देन फिर हम दूसरे सेशन में बात करेंगे। इसका मतलब ये होता है 80% का, 80% मतलब 0.8। इसका मतलब ये होता है कि मेरा जो पंप है वो जितनी एफिशिएंसी से चलना चाहिए था उतनी एफिशिएंसी से नहीं चल रहा है। तो मेरे पंप या कंप्रेसर जो है वो जितनी एफिशिएंसी से चलना चाहिए था उतनी एफिशिएंसी से नहीं चल रहा है। तो एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर कैसे डिफाइन करते हैं? एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर डिफाइन करते हैं हमारा आइडियल प्रोसेस डिवाइडेड बाय रियल प्रोसेस। तो आइडियल प्रोसेस क्या है? H2 माइनस H1 और T2 माइनस T1। तो आइडियल प्रोसेस है T2 माइनस T1। बट रियल प्रोसेस क्या है? रियल प्रोसेस ये 2 नहीं होकर के 2 प्राइम। तो रियल प्रोसेस है हमारा 2 प्राइम T2 प्राइम माइनस T1, T2 प्राइम माइनस T1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0.8। सो इस केस में हमेशा कंप्रेसर के केस में आइडियल प्रोसेस डिवाइडेड बाय रियल प्रोसेस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा कंप्रेस करना चाहिए था उतना कंप्रेस नहीं कर रहा और वर्क ज्यादा कर रहा है, वर्क ज्यादा इनपुट करना पड़ रहा है। दूसरी तरीके से अगर मैं टरबाइन में यही चीज देखूं तो टरबाइन में क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन दे रखी है हमारी 80%, विच मींस रियल प्रोसेस, अभी रियल प्रोसेस क्या है? रियल प्रोसेस है T3 माइनस T4 अपॉन आइडियल प्रोसेस
I'm sorry, रियल प्रोसेस क्या है हमारा T3 अपॉन T4 प्राइम। एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन में हम रियल प्रोसेस डिवाइडेड बाय आइडियल प्रोसेस करते हैं। आइडियल प्रोसेस क्या है? T3 माइनस T4। क्यों? क्योंकि हमारी एफिशिएंसी अगर 100% काम करने की हमारी ताकत है हमारी टरबाइन में, तो वो 80% ही काम करके दे रही है। तो रियल प्रोसेस क्या हो जाएगा? रियल प्रोसेस हो जाएगा T3 माइनस T4 प्राइम, और आइडियल क्या हो जाएगा? T3 माइनस T4। यानी हम इतना सारा काम कर सकते हैं मगर हम काम इतना ही कर पा रहे हैं। सो टरबाइन में दिस विल बी इक्वल टू 0.8। दिस मींस रियल अपॉन आइडियल। ये दोनों उल्टे हो जाते हैं कंप्रेसर और टरबाइन के केस में, और इन दोनों फॉर्मूलेस को हम यूज करेंगे आगे जब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है। किसी को डाउट यहाँ पे? बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड विद दिस आई विल बी पुटिंग अप द न्यू सेशन एंड देन वी विल बी सॉल्विंग दिस। तो यहाँ पे किसी को अगर डाउट है इस चीज में कि ये एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन और एफिशिएंसी ऑफ द पंप क्वेश्चन में जो दे रखा है उसका क्या मतलब है, यहाँ पे किसी को डाउट है? किसी को डाउट है भाई? बताओ। तो अब हम, कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। ये बात समझ में आ गई ना? यस। ओके, ओके। मैं फिर यहाँ पे ये वाली मीटिंग क्या कहते हैं क्लोज कर रहा हूँ और नया सेशन ओपन कर रहा हूँ, ताकि जो पूरा न्यूमेरिकल है वो एक सेशन में रिकॉर्ड हो जाए और आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो मैं ये क्लोज कर रहा हूँ मीटिंग और नया सेशन का इनविटेशन इमीडिएटली भेज रहा हूँ। आप जरा तुरंत सब लोग ज्वाइन कीजिए।